नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा कर रहे थे आपके भारत के भूगोल के बारे में। और भारत के भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारे भारत के भूगोल के अंदर भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में अपन बात कर रहे थे संपूर्ण एनालिसिस के साथ में। देखो, मैंने एक एक जो धीरे धीरे है पूरा नोट्स अच्छे से मैंने लिखवाए हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ वो भी आप क्लास देखे होंगे। ये क्विक रिविजन क्लास है जिसमें आपके क्या है कि एग्जाम से पहले आप यदि देख कर जाओगे तो बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा। यदि आपने पहले भी क्लास देखी है तो भी फायदा मिलेगा, यदि पहली बार आप जुड़े हो हमारे साथ में तो भी आपको अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा। एक रिवीजन क्लास है, वो ये क्लास रहेगी। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में हमारे साथ में, और कंटिन्यू आपको ये आना है जब तक आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हो जाए। एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट करवा देंगे, आपको पूरी डिटेल के साथ में करवाएंगे, एक एक बिंदु में लिखवाता हूं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने जो बात कर लिए थे वो हमने बात किए थे कुछ पठारों के बारे में हमने बात किया था, और पठार में से हमने जो लास्ट पठार था हमारा वो हमने देखा था दक्कन के पठार के बारे में। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में भी आ गया होगा। दक्कन के पठार तक सबको याद भी हो गया होगा कि सर दक्कन का पठार था वो त्रिभुजाकार पठार था। इसी के साथ में हम बात करें, काली मृदा मिलती है यहाँ पर। 3 भागों में दक्कन का पठार बटा हुआ था, महाराष्ट्र का, आंध्र का और कर्नाटक का पठार था। महाराष्ट्र के पठार में काली मृदा कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसी के अंदर आपके कांस का पठार था जो जंगली फूलों के लिए प्रसिद्ध था। इतना सबको पता भी है। तो चलिए हम बात करते हैं पठारों के बाद में। अगला अपना जो टॉपिक है उसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। किसके? पश्चिमी घाट के दर्रे। इंपोर्टेंट करना भाई, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं। पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा अपन स्पीड से करेंगे। जितने भी हमारे साथ में जुड़े हैं एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है ना। जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो अच्छे से आपको पूरा का पूरा समझाएंगे। बातें मैं बिल्कुल कम करता हूं, कमेंट पे ध्यान मत नहीं देता, तो आप कमेंट करने की भी कोई इतना ज्यादा है नहीं आपको, बस कोशिश करो साथ साथ में आप है याद कर लो, है ना। चलिए तो अगला हम बात करते हैं यहाँ पर। तो पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सर ये रहा पश्चिमी घाट, कौन सा घाट है? तो ये पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। ये अपना पश्चिमी, आपका यहाँ पर पश्चिमी घाट के बारे में हम बात करें तो ये आपका पश्चिमी घाट हो गया। कौन सा घाट है बताओ? पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं, उनके बारे में एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं, ये अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट के अंदर दर्रे हैं, उनके बारे में एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो हम बात करें, देखो यहाँ पर है मुंबई। यहाँ पर कौन है बताओ? तो आप बोले सर यहाँ पर है मुंबई। ओके, मुंबई को बताओ किससे जोड़ता है? तो आप बोले सर मुंबई के बारे में हम बात करें, मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है? पहले तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, मुंबई को नासिक से कौन जोड़ता है। ये आपका एक तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है। उसके बाद में हम बात करें कोयम्बटूर को किससे? तो आप बोले सर यहां पर आगे हम बात करें कोचीन को कोयम्बटूर से कौन जोड़ता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपका है कोचीन। ये कौन है? तो आप बोले सर कोचीन है, ठीक है। और इस कोचीन को इधर आ जाएगा कोयम्बटूर, इधर कौन है? कोयम्बटूर है, ठीक है। इसको कौन जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये 4 क्वेश्चन पूछते हैं। तो 4 दर्रों के नाम आपको याद रखने। यहां पर सबसे दक्षिण के अंदर आ जाइए, उसके बारे में हम बात करें तो यहां पर है आपका मदुरई। क्या है? तो आप सर मदुरई है। और मदुरई के साथ साथ में अपन बात कर लेते हैं इसी के साथ में, ठीक है। चलिए ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये आप सबको दिख तो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल कलर वगैरह दिख रहा है तो बता दिया करो, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो कौन सा है? तो आप सर कोचीन आ गया, ये कोयम्बटूर आ गया। इधर आ जाएगा तो वो आपका तिरुवनंतपुरम आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तिरुवनंतपुरम। कौन सा पुरम? तो आप सर तिरुवनंतपुरम। इधर कौन सा आ जाएगा? इधर हम बात करें शिव काशी है। इधर क्या है? तो आप सर शिव काशी मदुरई। शिव काशी मदुरई आ जाएगा, ये आपका मदुरई है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप सर ये दर्रों के नाम है क्या? नहीं, दर्रों के नाम नहीं है, ये तो कौन किससे जोड़ेगा उसके बारे में हम बात करें। देखो पश्चिमी घाट के दर्रे, जैसे आईबीपीएस होता है ना, क्या होता है? तो आप बोलिए सर एक हमने सुना है बैंक का एग्जाम होता है आईबीपीएस, आईबीपीएस होता है ना, आईबीपी और एस होता है। कौन सा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। आईबीपीएस इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आईबीपीएस होता है, वैसे के वैसे ही टीबीपीएस है। बताओ क्या होता है? टीबीपीएस। बस इसी से कनेक्ट कर लो और याद रखना है। यहां पर बताओ टी से, तो आप बोले सर ये रहा टी, ये रहा बी, ओके। यहां पर हम बात करें पी और ये आपका एस। इनके पूरे नाम क्या क्या है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इनके पूरे नाम इंपॉर्टेंट कर लेना। टी से हो जाएगा थालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है बताओ? थालघाट दर्रा। कहां से कहां तक है? तो थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। बी से तो भोर
घाट दर्रा, कौन सा दर्रा हो जाएगा, भोर घाट दर्रा। ठीक है, इसके बाद में पाल घाट दर्रा, ये आपका पाल घाट दर्रा हो जाएगा। कौन सा घाट है, तो आप बोलोगे सर पाल घाट, और ये एस से हो जाएगा सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा हो जाएगा। ये आपके पश्चिमी घाट के कौन कौन से दर्रे हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल याद कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में। किसके बारे में, पूर्वी घाट के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्वी घाट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पश्चिम घाट अपने पूरा पढ़ लिया था, तो अब हम बात करेंगे, वो आपके चर्चा करेंगे, याद कर लीजिए फटाफट। तो आप बोलोगे सर टीबीपीएस याद है, मुंबई को नासिक से, मुंबई को आपके पुणे से, कोचीन को कोयम्बटूर से, तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी मदुरई से जोड़ता है। अब देख लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में। कौन सा घाट है बताओ, पूर्वी घाट है। तो आप बोले सर पूर्वी घाट है, तो ये तो एक बार थोड़ा सा मैप में बता दो, तो ये हमारा कौन सा है, तो आप बोले सर ये आपका पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करें तो ये आपका कौन सा घाट है, तो आप बोले सर ये तो पश्चिमी घाट हो गया, ये नीलगिरी हो गया, ये अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, फिर ये आपका है पूर्वी घाट। कौन सा घाट है बताओ, तो ये तो है पूर्वी घाट, बस इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका पश्चिमी घाट है, ये कौन सा घाट है, तो पश्चिमी घाट है। ये आपका नीलगिरी है, ये कौन सा है, नीलगिरी है, और ये आपका अन्नामलाई की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां। अब चर्चा करेंगे इस पूर्वी घाट के बारे में। तो आप बोले सर पूर्वी घाट आपने इसे कटाफटा क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर है सभी से सबसे ज्यादा इधर नदियां आती है। क्या आती है, तो आप बोले सर इधर नदियां आती है, जिससे क्या बनता है, तो यहां पर जो बनता है वो डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बताइए, तो आप बोले सर डेल्टा का निर्माण होता है। तो बताओ नदियां क्या बनाती है, यहां पर डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे यहां पर कुछ मैदान का भी निर्माण हो जाता है। किसका, मैदानों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, तो आप बोले सर बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, ये नीलगिरी क्या करती है, तो भौगोलिक ग्रंथि का काम करती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। कौन जोड़ती है, तो ये नीलगिरी जोड़ती है। कौन जोड़ती है, नीलगिरी जोड़ती है। समझ में आया, तो आप बोले सर ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे कि अपन ने पूर्वी घाट का पढ़ा था कि ये नर्मदा नदी है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी से नीलगिरी तक है वो पश्चिमी घाट है। क्या ऐसा इसमें भी है क्या, तो इसमें भी है, बिल्कुल है यहाँ पर। तो नीलगिरी तो फिक्स हो गया। यहां पर एक नदी आती है, नाम है इसका महानदी। नाम के बारे में अपन बात करें तो ये बताओ कौन सी नदी है, यहां पर आ जाएगी महानदी है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना। बताओ पूर्वी घाट कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे सर ये महानदी जाती है इधर, और ये आपका हो गया नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इनके मध्य बताओ कौन सा घाट है, पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पर क्या सर्वाधिक है, तो आप बोलोगे सर नदियां हैं, और नदियां है तो नदियां बताओ क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। सर ये पूर्वी घाट निरंतर नहीं दिखाई दे रहा हमें, क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो ये पूर्वी घाट है वो निरंतर नहीं है। कैसा नहीं है, तो आप बोलोगे सर निरंतर नहीं है, तो ये भी याद रखना निरंतर नहीं है। यहां पर जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अब यहां पर देखें कि सर कौन कौन से इधर आ जाएंगे, कौन कौन से पूर्वी घाट पर आपके राज्य हैं उनके बारे में चर्चा करें, तथा पूर्वी घाट पर कौन कौन सी यहां पर पहाड़ियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में। ठीक है ना, तो हेडिंग रहेगी अपनी पूर्वी घाट। कौन सा घाट है बताइए, पूर्वी घाट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पूर्वी घाट में क्या क्या पढ़ेंगे अपन। एक तो पूर्वी घाट बताओ कहां से कहां तक है, तो आप बोलिए सर एक तो ये महानदी से, कहां से है, महानदी से लगा के नीलगिरी तक है। कौन सी गिरी तक है, नीलगिरी तक है। महानदी के बारे में और अपन बात करें पूर्वी घाट के बारे में, तो बताओ नदियां क्या है, तो आप बोलिए सर नदियों द्वारा, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा अपर्दित है। ये किससे है, अपर्दित है। और अपर्दित के बारे में हम बात करें तो अपर्दित तो ये कटाफटा है। कैसा क्षेत्र है, ये कटाफटा क्षेत्र हो जाएगा। यहां पर नदियां बताओ क्या बनाती है, तो सर नदियां हैं वो क्या बनाएगी, यहां पर डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। याद रह जाएगा पूर्वी घाट के बारे में इतना, तो आप बोलिए सर ठीक है। अगला आ जाइए पूर्वी घाट में, एक एक यहां पर देख लेते हैं राज्य के बारे में। पूर्वी घाट में सबसे पहले मैं बात करूंगा तमिलनाडु के बारे में। किसके बारे में, तमिलनाडु में। पूर्वी घाट में तमिलनाडु की कौन कौन सी चोटियां हैं, ये आपसे पूछ लिया जाए ना कि बताइए जावेद, श्रावेरोय और पंचमलाई की पहाड़ियां कौन सी है, तो आप बोलिए सर जावेद, श्रावेरोय और पंचमलाई की पहाड़ियां कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। बताओ कौन कौन सी पहाड़ियां, एक तो है जावेद पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, जावेद। एक है आपका पंचमलाई की, पंचमलाई की पहाड़ी, और एक है आपका श्रावेरोय की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है बताओ, श्रावेरोय की पहाड़ी। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। किसका भाग है, तो अब सर ये पूर्वी घाट का भाग हो जाएगा। किसका भाग है, पूर्वी घाट का भाग है। ठीक है ना, तो अब सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी की सभी जावेद, पंचमलाई और श्रावेरोय है। इसके बारे में हम बात करें तो ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये मसालों के लिए प्रसिद्ध है, और काजू के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए, काजू के लिए। तो आप बोलोगे सर जावेद और श्रावेरोय की पहाड़ियों से सर्वाधिक
क्या होता है, काजू और मसाले सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, तमिलनाडु पूर्वी घाट का पहला कंप्लीट हुआ राज्य। चलो इसमें बस इतनी चीज याद रखनी है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा जावेद श्रावरोह की पहाड़ियां कहां पर स्थित है। नेक्स्ट आ जाओ भाई आंध्र प्रदेश की, किसकी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अंदर देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं उनके बारे में। तो आंध्र प्रदेश, मैंने जब भी आपको कहा कि पूर्वी घाट के अंदर चर्चा करो, पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश चर्चा करो, तो सीधा सीधा आ जाओ, कोंडा ही कोंडा दिखेगा। क्या दिखेगा, तो आप बोलोगे सर एना कोंडा को छोड़ के सब कोंडा ही कोंडा दिखेंगे, मधु कोंडा, अरामा कोंडा। तो ये देखो सबसे पहले मधु कोंडा, बताओ इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में अभी बात करेंगे। ये आपके पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश के अंदर पूर्वी घाट की, मधु कोंडा। कौन सी कोंडा है बताओ, तो आप बोलोगे सर मधु कोंडा। और इसी मधु कोंडा की ऊंची चोटी के बारे में अपन बात करें, इसी मधु कोंडा की ऊंची जो चोटी है जिसके बारे में हम बात करें, अरामा कोंडा है। कौन सी है, अरामा कोंडा। और ये अरामा कोंडा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए ना, अरामा कोंडा के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये आपके पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भाई पूर्वी घाट की वास्तव में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, आपसे ये पूछा जाए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरामा कोंडा हो जाएगी। कौन सी कोंडा है, अरामा कोंडा है। मधु कोंडा तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसमें तो अगला हम बात कर लेते हैं और कौन कौन सी चोटियां हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देखो एक तो मधुकोंडा याद रखना है, इसी के साथ में नल्ला मलाई की पहाड़ियां याद रख लेना। ठीक है, इसी के साथ में हम बात करें पालकोंडा और वेलीकोंडा भी याद रखना। कौन कौन सी है, तो एक तो नल्ला मलाई की पहाड़ियां, नल्ला मलाई की पहाड़ियां। ठीक है, एक याद रखना है पालकोंडा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां। पालकोंडा है, नल्ला मलाई की पहाड़ियां है और एक है वेलीकोंडा। कौन सा कोंडा है, वेलीकोंडा। तो मैंने कहा कोंडा ही कोंडा दिख जाए तो बस वो सीधा का सीधा सोचना कि ये आंध्र प्रदेश से पूछ रहा है। कहां से, आंध्र प्रदेश से। और ये याद रखना भाई पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो आप बोले सर हम तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पढ़ के आते हैं। भाई वो एनसीईआरटी है। कौन सी है, महेंद्रगिरी के बारे में हम बात करें तो महेंद्रगिरी आप पढ़ोगे ना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आगे बताऊंगा। वो एनसीईआरटी के बारे में अपन बात करें, वो कहती है कि महेंद्रगिरी। एग्जामिनर एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन उठाता है, तो आप सर एनसीईआरटी से उठाता है तो महेंद्रगिरी कर देना। दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे, या तो अरामाकोंडा आएगा या महेंद्रगिरी आएगा, दोनों में से जो भी आपको लगे। तो आप सर यदि दोनों आगे उस दिन भाई ये कर देना, उस दिन ये कर देना। वैसे दोनों एक साथ नहीं देते हैं, अरामाकोंडा सबसे ऊंची है लेकिन एग्जामिनर ये एनसीईआरटी बोलती है कि ये ऊंची है। ठीक है ना, वास्तव में कौन सी ऊंची है, ये वाली है। तो महेंद्रगिरी आपके दोनों ऑप्शन में आए तो महेंद्रगिरी करना, क्योंकि एनसीईआरटी ज्यादा है। समझ में आ गया, तो आप बोले सर ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा आंध्र प्रदेश के कौन कौन सी पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की, इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट आंध्र प्रदेश के ऊपर और चलें, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल चलते हैं। और थोड़ा सा चलते हैं साइड के अंदर और तेलंगाना के अंदर देखते हैं कहां पर, पूर्वी घाट के अंदर। पूर्वी घाट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो तेलंगाना के अंदर आ जाओ भाई। कहां पर, तेलंगाना। और तेलंगाना के अंदर देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगी शेषाचलम की पहाड़ियां। कौन सी, शेषाचलम की पहाड़ियां। वही आपके पुष्पा भाऊ वाला ना, शेषाचलम की पहाड़ियों पर क्या है, घने चंदन के वृक्ष है। किसके वृक्ष मिलेंगे आपको, चंदन के वृक्ष मिलते हैं। किसके वृक्ष मिलते हैं बताओ, तो चंदन के वृक्ष मिलते हैं शेषाचलम की पहाड़ियों में। एक जैव संरक्षित क्षेत्र है, ये क्या है, तो जैव संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो तेलंगाना का हो गया। नेक्स्ट अगला आ जाइए अपना उड़ीसा के अंदर। कहां पर, उड़ीसा के अंदर चर्चा करते हैं कि सर उड़ीसा में क्या क्या मिलेगा हमें पूर्वी घाट का। तो पूर्वी घाट के बारे में चर्चा कर रहे हैं भाई। किसके बारे में, पूर्वी घाट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उड़ीसा में आपको क्या मिलेगा, एक तो गढ़ जात की पहाड़ियां मिलेगी, एक इसके साथ में उदयगिरी की पहाड़ियां मिलेगी। ठीक है ना, तो एक तो लिखो गढ़ जात की पहाड़ियां। गढ़ जात की पहाड़ियों के बारे में हम बात करें तो ये कहां पर मिलेगी, तो आपको सर गढ़ जात की पहाड़ियां मिलेगी, वो आपके उड़ीसा में। ठीक है, इसी के साथ में उदयगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बताओ, उदयगिरी की पहाड़ियां। इसी के बाद में अगला हम चर्चा करें, उड़ीसा के अंदर गढ़ जात हो गया, उदयगिरी हो गया, एक मल्लेगिरी की पहाड़ियां मिलेगी। कौन सी, मल्लेगिरी। और यही मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था, पहले बताया था कि मल्लेगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी। मल्लेगिरी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में देखोगे तो ये महेंद्रगिरी है। तो महेंद्रगिरी बताओ, महेंद्रगिरी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, मल्लेगिरी की ऊंची चोटी है। कहां पर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। महेंद्रगिरी कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। महेंद्रगिरी किसका भाग है, तो आप सर पूर्वी घाट का भाग है। किसका भाग है बताओ, पूर्वी घाट का। तो पूर्वी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है, तो एनसीईआरटी के बारे में हम बात करें तो इसके लिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है ना,
इतना याद रख लेना। चलिए अगला अपन बात करें तो ये आपके देखो पूरा लगभग कंप्लीट करवा दिया मैंने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। कहीं पे भी आपके दिक्कत है नहीं, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो कोशिश करता हूं मैं पूरा का पूरा डिटेल के साथ में आपको एक एक बिंदु बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं इतना याद भी हो गया होगा। अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतना तो सबको आ गया, चलो फिर एक पूछ लेता है बताओ भारत के अंदर पर्वत ज्यादा है, मैदान ज्यादा है, पहाड़ ज्यादा है या पहाड़ियां ज्यादा है, ठीक है। तो बताइए भाई, देखो सबसे पहले तो आपसे पूछ लिया जाए पर्वत के बारे में। किसके बारे में? पर्वत। फिर पूछ ले पहाड़ियां, क्या? तो आप सर पहाड़ियां, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लें पठार के बारे में और फिर पूछ ले मैदान के बारे में। तो बस यही तो आपको देखना है कि इसमें से सर्वाधिक क्या है। तो आप सर सर्वाधिक तो मैदान है। सर्वाधिक कौन है? तो आप सर सर्वाधिक मैदान है। कितना प्रतिशत मैदान है भारत के अंदर? 43% भारत में मैदान है। पठार कितने हैं? तो पठार ओनली फॉर 28% है। कितने परसेंट है? ओनली फॉर 28%। सर पर्वत और पहाड़ियों में, पर्वत तो भाई हम बात करें तो पर्वत तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे हैं, पहाड़ियां बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियां हो जाएगी, ये पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो पहाड़ियों के बारे में हम बात करें तो 18% है। कितने प्रतिशत? 18%। और 8% है वो आपके क्या है? तो आप सर 8% है वो पर्वत है। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए इतना याद रख लोगे तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये याद रख लेना, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन कभी कभी उठा लेता है, तो इतना तो आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बताओ भाई जल्दी से, इतना यदि याद हुआ तो आगे अपन चर्चा करेंगे तटवर्ती मैदानी प्रदेशों के बारे में। किसके बारे में? तटवर्ती मैदानी प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो बताओ, आप बोलोगे सर इतना तो याद हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपने बताया था। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया। भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो देखो इससे स्पीड तो आपको भारत का भौतिक प्रदेश कोई नहीं बताएगा ना, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ाया था तो बहुत लंबा समय लगा था अपन को। लेकिन अब तो आपको याद भी हो गया कि सर भारत के भौतिक प्रदेश में ये तो अपना हिमालय क्षेत्र था। तो नंबर 1 क्या था? तो आप बोले सर हिमालय पढ़ाया आपने, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 के बारे में तो आप बोले सर मैदान पढ़ाया आपने, ठीक है। नंबर 3 के बारे में हम बात करें तो अगला क्या पढ़ाया? तो आप बोले सर प्रायद्वीप पठार पढ़ाया, प्रायद्वीपीय प्रदेश पढ़ाया, प्रायद्वीपीय प्रदेश पढ़ाया, तो ये भी सही है सर। अगला चौथा क्या पढ़ाओगे सर अब? तो अब चौथा पढ़ेंगे अपन ये वाला तटवर्ती प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तो ये वाला तटवर्ती प्रदेश पढ़ेंगे। तो नंबर 4 तटवर्ती प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर 5वां बात करेंगे यहां पर और यहां पर ये द्वीप समूह के बारे में। कौन सा समूह? द्वीप समूह के बारे में, ठीक है ना। इतना समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हेडिंग लगाओ तटवर्ती प्रदेश। कौन से प्रदेश है? तो नंबर 4 है आपका तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान, कौन से मैदान है बताइए? तटवर्ती मैदानों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तटवर्ती मैदान, इनका विस्तार कहां पर है? तो आप बोलोगे सर पूर्वी तट पर अधिक है। कहां पर है? तो तटवर्ती मैदानों का मैंने कह दिया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर है। और कहां पर है? पूर्वी घाट पर है। तो सर्वाधिक कहां पर है ये आपसे पूछ लिया जाए तो बोल देना सर्वाधिक आपके है वो विस्तार। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक बताओ विस्तार इसका, तटवर्ती मैदानों का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो आप बोलोगे सर सर्वाधिक विकास है। सर्वाधिक विकास नहीं, सर्वाधिक विस्तार के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? सर्वाधिक विस्तार के बारे में। और सर्वाधिक विस्तार आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक विस्तार है पूर्वी घाट में। सर पूर्वी घाट में क्यों है? तो भाई पूर्वी घाट में अभी मैंने बताया नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है बताओ? नदियां डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसे बनाती है? ये नदियां जा रही है और फिर इस तरीके से फैल जाएगी। अब बताओ ये मैदान बना कि नहीं बना यहां पर? तो आप बोले सर बिल्कुल मैदान बन गया। क्या बन गया? मैदान, ठीक है। तो ये डेल्टा का निर्माण की है। किसका निर्माण करती है बताओ? तो आप बोले सर डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। तटवर्ती मैदानों के बारे में अपन बात करें तो सर तटवर्ती मैदान है तो कौन कौन से राज्य आ जाएंगे यहां पर, इसके बारे में हम बात करें तो ये राज्य के बारे में देख लो भाई, कौन कौन से तटवर्ती मैदान पे आ जाएंगे। पहला राज्य गुजरात। बात करेंगे पश्चिम के बारे में। किसके बारे में भाई? पश्चिम पर कौन कौन से राज्य हैं, पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं, ये एग्जामिनर क्वेश्चन उठा लेता है, पूछ लेता है। तो पहला है गुजरात, दूसरा है अपना महाराष्ट्र। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? तो आप बोलिए सर तीसरा गोवा है। तीसरा कौन सा है? गोवा। नंबर 4 के बारे में हम बात करें तो कर्नाटक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा। नंबर 5 के बारे में हम बात करें तो केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। तो बताओ पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की तरफ यानी पश्चिम के क्षेत्र कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम के क्षेत्र 5 राज्य हैं। कितने राज्य? 5। आ जाइए इधर, तो आप बोलोगे सर इधर नंबर 6 के बारे में हम बात करें तो तमिलनाडु है। इधर आ जाइए नंबर 7 आंध्र प्रदेश आ जाएगा। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। 8 के अंदर यहां पर उड़ीसा आ जाएगा। इधर कौन है? उड़ीसा। और ये नंबर 9 है वेस्ट बंगाल। तो बताओ तटवर्ती प्रदेशों के ऊपर बताओ तटों पर कौन कौन से कितने राज्य हैं? तो 5 कितने 9 राज्य हैं। 5 तो आपके पश्चिम में है, 4 आपके पूर्व में है। तो ये 4 कहां पर है? तो आप बोलोगे सर 4 तो पूर्व के अंदर है और 5 हैं वो आपके किधर है? तो ये आपके हैं पश्चिम की ओर है। किधर
किधर है, पश्चिम की ओर है। इतना सबको समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर ठीक है। इसका मतलब क्या तटवर्ती मैदानों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल विभाजित कर सकते हैं। दो भागों में आप विभाजित कर दो तो मजा आ जाएगा। ये देखो दो भागों का विभाजित कर दो सर, इधर के मैदान अलग पढ़ाओ, इधर के मैदान अलग पढ़ाओ। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां से एग्जामिनर और क्वेश्चन उठा लेता है, दो भागों में विभाजित कर दिया जैसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट। अब तटों के बारे में तो सबको समझ में आ ही गया होगा, तो अपन बात करते हैं कि सर ये इन तटों के ऊपर, इन तट है क्योंकि यहां पर तट है, यहां पर तट है, इन तटों पर बताइए, इन तटों पर, ये तट तो पूरे ही है लेकिन यहां पर इन तटों पर बताओ क्या क्या बने हुए हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तटों को किस नाम से जाना जाता है, गोवा के तट को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं, गुजरात के तट को क्या कहते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो तटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो दो भागों में, तटों को बताओ कितने भागों में, तो सर तट है इनको दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से दो भाग है? दो भागों के अंदर एक तो पूर्वी तट है, कौन से तट है बताओ, पूर्वी तट है, और एक है आपका पश्चिमी तट, कौन सा तट है बताओ, पश्चिमी तट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप बोलोगे सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट के अंदर दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से तटों के बारे में है, उनके बारे में देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये आपका गुजरात आ जाएगा, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं और ये आपका वेस्ट बंगाल है। कौन सा बंगाल है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है ना? ये आपका गुजरात है, यहां पर अपन बात करें ये गुजरात है। ओके, यहां पर आपका दमन, यहां पर कौन है? तो आप सर यहां पर दमन है। तो गुजरात से लगा के दमन तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गुजरात से दमन का जो ये आपका तट है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप सर इसको कहा जाता है काठियावाड़ तट के नाम से। बताओ कौन सा तट है ये? काठियावाड़ तट। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए काठियावाड़ तट कहां से कहां तक है? तो आपके ये है दमन से लगा के गुजरात तक है, दमन से लगा के गुजरात तक कौन सा तट है? तो आप सर ये काठियावाड़ तट हो जाएगा। उसके बाद में दमन से लगा के हम बात करें गोवा तक का तट, कौन सा? दमन से लगा के गोवा तक का जो तट है, इस तट को किस नाम से जाना जाता है? तो इस तट को काठियावाड़ आ गया, तो काठियावाड़ के बाद में आएगा, उसके बाद में कोंकण तट आएगा। कौन सा आएगा? तो कोंकण तट। तो बताओ गोवा के तट को या महाराष्ट्र के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग सर महाराष्ट्र गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा के बाद में अगला कौन आएगा? तो अगला आएगा न्यू मंगलोर। अगला कौन आएगा? न्यू मंगलोर आएगा। ठीक है, तो ये न्यू मंगलोर आया। और गोवा से न्यू मंगलोर तक का तट को किस नाम से जाना जाता है? तो गोवा से न्यू मंगलोर यानी कर्नाटक है। कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। और ये इसको किस नाम से? कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। आ जाओ भाई, केरल क्या आ गया? तो आप सर केरल आ गया। और केरल के अंदर देखोगे तो ये न्यू मंगलोर से आपका कर्नाटक और केरल का तट है, इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मालाबार तट कहां से कहां तक है? पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं। मालाबार तट है न्यू मंगलोर से लगा के केरल का, और केरल में भी कहां पर? केप कोमेरिन कन्याकुमारी। केरल में भी आपसे पूछ लिया जाए ना कहां पर? कन्याकुमारी है। कौन सी कुमारी? कन्याकुमारी केप कोमेरिन के नाम से जानी जाती है। यहां तक तो न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट केरल के अंदर मालाबार तट कहलाता है। मानसून प्रवेश करता है, आगे चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो बताओ पश्चिमी घाट के, देखो पश्चिमी तट के बारे में चर्चा की हमने। ये देखो पश्चिमी घाट के तट, कौन से घाट के तट है? पश्चिमी घाट के तट। तो आप बोले सर नंबर 1 काठियावाड़ तट, नंबर 2 कोंकण तट, नंबर 3 कन्नड़ तट, नंबर 4 मालाबार तट। बताओ कितने तट है? तो आप सर 4 नाम याद रखेंगे, चारों नाम आपको याद भी हो गए होंगे। अब आ जाइए भाई इधर की ओर, सर पूर्व की या पूर्वी तट है, और पूर्वी तट कहां से शुरू होगा? तो आप सर ये तो कन्याकुमारी से शुरू करो। कहां से शुरू करो? कन्याकुमारी, क्योंकि लास्ट बिंदु था कन्याकुमारी। ठीक है ना? चलिए कन्याकुमारी के बाद में अगला हम बात करें, यहां पर पुलिकट झील आता है। कौन सी झील आती है? पुलिकट झील आती है। तो देखो ये है आपकी पुलिकट झील। बताओ झील का नाम क्या है? ये है पुलिकट झील। तो बताओ कन्याकुमारी से पुलिकट झील के मध्य का इस तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल, कोरी वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून की वर्षा, इस तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। यहां से आता है गोदावरी डेल्टा। कौन सी? तो सर ये नदी आई गोदावरी। कौन सी नदी है बताओ? गोदावरी नदी। और ये डेल्टा का निर्माण करी। यहां पर कौन सा तट आ जाएगा? तो इधर तट के बारे में हम बात करें तो गोदावरी है, इसको तट को कहते हैं गोलकोंडा का तट। कौन सा तट है बताओ? गोलकोंडा का तट हो जाएगा।
इधर आ जाइए यहाँ पर। अगला हम बात करें सवर्ण रेखा, कौन सी नदी? सवर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी है बताओ? तो आप बोले सर सवर्ण रेखा नदी। और गोदावरी डेल्टा से लगा के सवर्ण रेखा नदी डेल्टा तक का जो ये प्रदेश है, इसको कहा जाता है आपके यहाँ पर उत्कल का तट कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्कल कलिंग का तट कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए ना उत्कल कलिंग का तट किस किस के मध्य है, तो गोदावरी डेल्टा से सवर्ण रेखा डेल्टा के मध्य का जो तट है, इस तट को कहते हैं उत्कल कलिंग या उड़ीसा का तट। कौन सा? ओडिशा का तट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु है। ठीक है, और ये आपका ओडिशा का, ये आपका आंध्र प्रदेश का तट हो जाएगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश का तट है। बोलो याद हुआ? तो आप ठीक है। कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक कोरोमंडल है, पुलिकट झील से गोदावरी डेल्टा तक गोलकोंडा तट है, गोदावरी से लगा के सवर्ण रेखा तक है वो उत्कल तट हो जाएगा। कौन सा तट है बताओ? उत्कल तट हो जाएगा। लास्ट अगला अपन बात करें तो आप बोलिए सर इधर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल है तो इधर आती है हुगली नदी। कौन सी नदी आती है? हुगली नदी आती है। और यहां पे एक तट है जिसको कहते हैं बोंगा तट। कौन सा तट है बताओ? तो आप बोलिए सर बोंगा, तो ये बोंगा तट है। कौन सा तट है? तो बोंगा तट है। ये आपके पूरे के पूरे हुए तट। तो सबसे पहले तो तटों के बारे में याद हो गया होगा कि सर कौन सा तट कहां पर है। इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा पूछ लेता है कोरोमंडल तट बताओ किसके मध्य है, गोलकोंडा तट किसके मध्य है। तो आप बोलते हो सर ये क्या क्वेश्चन है, गोलकोंडा हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो आज आपने पूरा मैप के साथ में याद रख लिया कि गोलकोंडा तट किसके मध्य है। तो आप बोले सर गोलकोंडा तट है वो गोदावरी डेल्टा और पुलिकट झील के मध्य है। ये आपको पता चल गया। अब कैसे भी याद बनाओ, कैसे भी ट्रिक बनाओ कि सर ये यहाँ की पश्चिमी घाट की है, ये आपके पूर्वी घाट के हैं, ये पूर्वी घाट के तटों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार फटाफट रिवाइज करो और याद करो, कोशिश करो, देखते हैं याद होता है कि नहीं होता है। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताओ। पश्चिमी घाट में देखो ऐसा लग रहा है कि सर काको कमाने गया, काको कमाने गया, ऐसा कुछ लग रहा है। तो आप बोले सर बिल्कुल, काको का यानी काठियावाड़, को यानी कोंकण, है ना, कै यानी कन्नड़ और मा यानी मालाबार। ये तो बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, तो अगला बताओ। देखो अब तो वापस नीचे से दो को कागो इससे हो जाएगा आपके, तो यहाँ पर कागो उबा ऐसा कुछ ऐसा है। तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लो भाई इनमें, एक एक शब्दों के अंदर यदि कनेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं भाई पश्चिमी घाट के तटों के बारे में। अब थोड़ा एक एक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। केवल इतना ही मत सोचो कि सर इतना सा कि बताओगे क्या। ये तो अभी मैंने बताया कि कौन सा तट किसके बीच में है। चलो अब एक एक के तटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग है अपनी पूर्वी घाट के तट। कौन से? तो ये पूर्वी नहीं, पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। पहले पश्चिमी घाट के तट के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सी घाट के? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट। कौन से तट है? पश्चिमी तट। और पश्चिमी तट के अंदर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं काठियावाड़ तट के बारे में। तो नंबर 1 है आपका काठियावाड़ तट। कौन सा तट है बताओ? काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट के बारे में आपसे पूछ लिया जाए सर काठियावाड़ तट क्या होता है, काठियावाड़ तट के बारे में जब भी आ जाए तो सीधा सीधा याद रखना गुजरात का तट है। कहाँ का तट है बताओ? तो आप बोले सर ये तो पक्का याद हो गया, हमें याद भी है कि काठियावाड़ तट है वो गुजरात का तट है। कहां का तट है? गुजरात का तट है। एक तो यह याद रखो। इसके बाद में यहां पर एक बंदरगाह है। काठियावाड़ तट पर कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है? तो आप बोले सर ये बंदरगाह के बारे में हम बात करें तो कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कोई और क्या कहते हैं? जवारीय बंदरगाह, क्योंकि ये जवार भाटा आता है ना, तो वैसे वैसे ये क्या होता है कि ये जवार भाटा आता है, इसमें पूरा पानी नहीं पहुंचता है, तो ये आपके पानी नहीं पहुंचता है। तो आप बोले सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी के बारे में हम बात करें तो जैसे नाव है वो यहाँ पे खड़ी रहती है, ठीक है, और नाव यहाँ पे खड़ी रहती है, जवार आता तो यहाँ तक, भाटा आता तो वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो आप सर ओके, इसको जवारीय बंदरगाह भी कहते हैं। किसको? कांडला बंदरगाह को कहते हैं। इसी के बाद में अगला हम बात करें, इसी को दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी इसको कहा जाता है, कांडला बंदरगाह को कहा जाता है। इतना याद रखोगे तो आप लोग सर ठीक है, ठीक है। अब सर यहां पर मैं यदि नाव लेकर गया तो क्या मुझसे कर लिया जाएगा क्या? तो भाई कर यहां पर नहीं लिया जाता है, और यही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, बताओ कौन सा फ्री ट्रेड जोन बंदरगाह है? फ्री ट्रेड जोन बंदरगाह कौन सा है? तो फ्री ट्रेड जोन बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह हो जाएगा। याद रह जाएगा काठियावाड़ तट। तो आप बोले सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। काठियावाड़ कहां से कहां तक है? गुजरात से दमन तक है, वो पीछे मैंने आपको बता भी दिया था। आ जाओ भाई नेक्स्ट कोंकण तट के बारे में अगला अपन चर्चा करते हैं, नंबर 2, और नंबर दूसरा है कोंकण तट।
कौन सा तट है बताओ? कोंकण है। तो आप बोले सर दमन से लगा के कहां तक? तो दमन से लगा के आपके गोवा तक है, वो तट है कोंकण तट। कहां का तट है ये? तो ये इसके बारे में अपन बात करें तो एक तो ये इसमें आ जाएगा दमन था, उसके बाद में महाराष्ट्र आया प्लस गोवा आया। क्या आया? गोवा। तो यहाँ के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट, क्योंकि कोंकणी बोली कहाँ की? कोंकणी बोली है वो गोवा की और महाराष्ट्र की है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये याद रख लो। इसके बाद में हम बात करें सर यहाँ पे कोई बंदरगाह, बिल्कुल भाई कोंकण तट पर भी एक बंदरगाह है, नाम है इसका मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह है। ठीक है ना, तो मुंबई बंदरगाह। सर मुंबई बंदरगाह है तो ये कैसा बंदरगाह है? व्यस्ततम बंदरगाह है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग सर ओके ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए मुंबई बंदरगाह के बारे में और हम बात करें तो भारत का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार इसको कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई बंदरगाह को कहते हैं। मुंबई शहर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, शहर है कौन से द्वीप पर है? कौन से द्वीप पर है ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मुंबई के बारे में हम बात करें तो बताओ कौन से द्वीप पर है मुंबई? शेलसेट द्वीप पर। तो आप बोल सर ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोल ठीक है। चलिए 7 टापुओं का शहर है, 7 टापुओं का मुंबई क्या है? तो आप बोल सर 7 टापुओं का शहर कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला कोंकण तट के अंदर और देख लेते हैं। ये तो मुंबई हुआ अभी, अगला हम बात करें गोवा के अंदर, किसमें? मुंबई तट का अगला देखें यहां पर तो सर मुंबई तट के अंदर आपका मुंबई के अंदर मुंबई बंदरगाह, व्यस्तम बंदरगाह, भारत का प्रवेश द्वार, और ये शहर है आपका मुंबई शहर है। 7 टापुओं का शहर इसको कहते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है। चलिए अगला हम बात करें गोवा के बारे में, किसके बारे में? गोवा के बारे में देख लेते हैं भाई। गोवा का तट कौन सा तट है? गोवा का तट। और गोवा का तट के बारे में देखोगे तो आप बोलोगे सर गोवा का तट के अंदर कैसे क्या बताएंगे? गोवा में भी वही बताएंगे भाई, गोवा में कौन सी नदी, कौन सी यहाँ पर बंदरगाह है? तो मार्मुगाओ बंदरगाह। कौन सा? मार्मुगाओ बंदरगाह है, बंदरगाह। ठीक है, तो मार्मुगाओ बंदरगाह कहां पर है? गोवा के अंदर। कहां पर? तो आप बोलोगे सर गोवा में मार्मुगाओ बंदरगाह है। इसको लोहा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से? लोहा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस मार्मुगाओ बंदरगाह पर कोई नदियां आकर गिरती है क्या? तो ये नदियां याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मांडवी और जुआरी नदी, कौन सी नदी है बताओ? मांडवी नदी और जुआरी नदी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो मांडवी और जुआरी नदियां कहां पर आकर गिरती है? तो गोवा के तट पर आकर गिरती है मांडवी और जुआरी नदी। और मांडवी नदी पर एक आपके जल प्रपात है जिसका नाम है दूध सागर जल प्रपात। बताओ मांडवी नदी पर कौन सा जल प्रपात है? ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो आप बोलिए सर दूध सागर जल प्रपात। दूध सागर जल प्रपात के बारे में हम बात करें तो दूध सागर जल प्रपात कौन सी नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है। ठीक है ना, गोवा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मांडवी और जुआरी है, ये याद रख लेना। लोहा बंदरगाह कौन सा है? मार्मुगाओ। कहां पर है? गोवा पर है। और ये आपका कोंकण तट भी कंप्लीट हुआ। बताओ इतना याद हुआ? तो आप ठीक है, एक बार रिवाइज करो, फटाफट रिवाइज कर लीजिए यहां तक। अगला अपन चर्चा करेंगे कन्नड़ तट के बारे में। कर लीजिए यहां तक रिवाइज, उसके बाद में एक बार फटाफट पढ़ लो ताकि याद हो जाए, है ना, याद हो जाएगा। कोंकण तट कंप्लीट, तो अगला अपना तट है, उसके बारे में अपन बात करें, कन्नड़ तट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? कन्नड़ तट के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई कोंकण के बाद में लिखो कन्नड़ तट। कौन सा तट है? कन्नड़ तट है। चलिए कन्नड़ तट के बारे में हम देखें तो कन्नड़ तट कहां से कहां तक था? तो आप बोलोगे सर ये हम बात करें गोवा से लगा के न्यू मंगलोर तक था। ठीक है, और ये कहां का तट है? कन्नड़ तट के बारे में हम बात करें तो गोवा से न्यू मंगलोर है, सबको पता है। कहां का तट है? कर्नाटक का तट है। कहां का तट है? तो आपसे पूछ लिया जाए, बताओ कर्नाटक का तट, कर्नाटक का तट किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बताओ? कर्नाटक का तट, कर्नाटक का तट है वो कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। यहां पर कोई बंदरगाह, तो यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलोर बंदरगाह। कॉफी बंदरगाह भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नाटक के कन्नड़ तट के ऊपर एक तो न्यू मंगलोर, कौन सा मंगलोर? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह हो जाएगा, न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह इसको कहते हैं कॉफी बंदरगाह के नाम से। किसके नाम से? कॉफी बंदरगाह
बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप बोले सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, कॉफी बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है, कन्नड़ तट को। किसको? कन्नड़ तट को। चलिए अगला हम बात करें, इसी के साथ में कन्नड़ तट हो गया, और कन्नड़ तट के अंदर और हम बात कर लेते हैं, कॉफी बंदरगाह हो गया, कर्नाटक का तट है। ठीक है, इसके बाद में और कन्नड़ तट के बारे में और क्या कुछ महत्वपूर्ण है, तो यहां पर एक नदी आती है, नाम है इसका शरावती नदी। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, यहां पर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्नड़ तट पर कौन सी नदी आकर गिरती है। तो ये नदी के बारे में हम बात करें तो अब सर नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नदी बताओ, तो ये नदी है एक तो शरावती नदी, शरावती नदी। कौन सी नदी है बताओ? शरावती नदी हो जाएगा। और शरावती नदी के बारे में हम देखें यहां पर, तो देखो शरावती नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो आप सर जलप्रपात बना हुआ है जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जल प्रपात बना हुआ है। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो अब सर ये बना हुआ है शरावती नदी पर। इसी को ही कहा जाता है गरसोपा, इसी को ही क्या कहा जाता है? गरसोपा जलप्रपात। इसी को ही कहा जाता है राजा रानी जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात। ठीक है, इसी को ही हम बात करें महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहा जाता है। कौन सी नदी पर है? शरावती पर। शरावती कहाँ की नदी है? कर्नाटक की है, कन्नड़ तट पर स्थित, कन्नड़ तट पर आकर गिरती है। कौन सा बंदरगाह स्थित है? न्यू मंगलोर बंदरगाह कहां पर स्थित है? कन्नड़ तट पर स्थित है। बोलिए याद हो गया? तो ठीक है, ओके। अगला अपन चर्चा करते हैं मालाबार तट के बारे में। किसके बारे में? मालाबार तट के बारे में चर्चा करेंगे। तो मालाबार तट के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। याद कर लो एक बार फटाफट। कन्नड़ तट, तो आप बोले सर बिल्कुल ठीक है, कन्नड़ तट है, कर्नाटक, न्यू मंगलोर, कॉफी बंदरगाह हो जाएगा। ये जलप्रपात याद हो गया, शरावती नदी आकर गिरती है, कन्नड़ तट कंप्लीट हुआ। अगला बंदरगाह है वो मालाबार बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह बताइए? अगला बंदरगाह के बारे में अपन बात करते हैं, तो मालाबार तट बंदरगाह, क्या अगला तट है? मालाबार तट है। कौन सा तट है बताओ? मालाबार तट। अब देखते हैं सर मालाबार तट के बारे में हम बात करते हैं। मालाबार तट है एक तो कहां का है? ये केरल का तट है। कहां का तट है बताओ? तो आप सर केरल का तट है। इसके बारे में एक तो ये हो गया। इसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या ग्रीष्मकालीन मानसून आपको बोल दिया जाए, ग्रीष्म काल का मानसून सबसे पहले कहां पर आएगा? सबसे पहले कहां पर आता है? तो आप सर ये यहीं पर आता है सबसे पहले, मालाबार तट पर। कौन से तट पर? मालाबार तट पर सबसे पहले आपके मानसून प्रवेश करता है। तो मानसून का प्रवेश द्वार है ये, क्या है? तो आप सर मानसून का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार मानसून का बताओ कौन सा? तो आप सर मानसून का प्रवेश द्वार हो जाएगा ये मालाबार तट हो जाएगा। समझ में आया? तो आप सर ओके कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ में आ गया। अगला हम बात करें मालाबार तट के बारे में। मालाबार तट में एक अब हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ में केरल के अंदर है तो लेगून झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो आप सर एक तो लेगून झीलें हैं जिनको क्याल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्याल। मालाबार तट है तो आप सर बिल्कुल ठीक है, और यहां पर लेगून झीलें पाई जाती है। कौन सी झीलें बताइए? लेगून झीलें। कौन सी झीलें हैं? लेगून झीलें पाई जाती है। लेगून झीलें पाई जाती है, ये याद रख लेना, मालाबार तट पर लेगून झीलें पाई जाती है, जिनको किस नाम से जाना जाता है? क्याल के नाम से जाना जाता है। क्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप सर क्याल इनको कहते हैं, क्याल इनको कहते हैं। सर लेगून झीलों के कोई नाम बता दो भाई। वेमनाड और अष्टमुदी। वेमनाड के बारे में हम बात करें, और एक है आपके अष्टमुदी। कौन सी मुदी? अष्टमुदी। बताओ वेमनाड और अष्टमुदी कहां पर है? मालाबार तट पर। बताओ कहां पर है? तो आप सर केरल में है। कहां पर है? तो आप सर ये लेगून झीलें हैं, क्याल इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्याल इनको कहते हैं। बोलिए इतना याद हो गया? तो आप सर ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला अपन बात करें मालाबार पर। सर सब में बंदरगाह बता रहे थे, इसमें भी बताओगे? इसमें भी बताएंगे। यहां पर मालाबार तट पर एक बंदरगाह है, नाम है उसका कोचीन बंदरगाह। क्या बंदरगाह है बताओ? तो आप सर कोचीन बंदरगाह मसालों का अरब सागर की रानी है। कौन सा बंदरगाह है ये? बंदरगाह है वो कोचीन बंदरगाह। कहां पर है? तो आप सर मालाबार तट पर है। इसको क्या कहते हैं? इसको अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अरब सागर की रानी बताओ? तो आप सर अरब सागर की रानी है ये आपके है कौन सा? कोचीन बंदरगाह को
कहा जाता है। ठीक है ना, तो इतना याद रखना पड़ेगा। ये आपके देखो भाई पूरे के पूरे पश्चिमी घाट के जो तट थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। पश्चिमी घाट के तट के अंदर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कि सर पश्चिमी घाट का तट काठियावाड़ तट गुजरात के अंदर, तो आप बोलोगे सर ठीक है, बंदरगाह कांडला है, जवाहरी बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह इसको कहा जाता है, पंडित दीनदयाल, कर नहीं लगता, फ्री ट्रेड जोन है। ठीक है, फिर आयो कोंकण, महाराष्ट्र से गोवा, मुंबई बंदरगाह है, व्यस्तम बंदरगाह, भारत का प्रवेश द्वार, शहर आपका इसमें जो द्वीप पर है तो 7 टापुओं का शहर है, 7 टापुओं का शहर है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करें, यहाँ पर आ जाइए गोवा का, तो आप सर गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह, लोहा बंदरगाह, नदियां चलती है वो आपके यहाँ पर गिरती है, वो आपके हैं मांडवी और जुआरी नदी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं इसी के बारे में। नेक्स्ट अगला देखें कन्नड़ तट के बारे में, और कन्नड़ तट है वो आपका कर्नाटक का तट हो जाएगा। शरावती नदी के बारे में अपन बात करें, शरावती नदी है, ठीक है, यहाँ पर आपके कन्नड़ तट पर शरावती नदी और जल जोग गरसोपा जलप्रपात है, न्यू मंगलोर बंदरगाह है, कोपी बंदरगाह इसको कहते हैं। आ जाइए मालाबार तट, तो आप बोले सर मालाबार तट, लेगून जिले हैं, क्याल जिले मिलती है, वेमनाड और अष्टमुदी केरल के अंदर है ये आपके। ठीक है, और कोचीन बंदरगाह यहाँ पर है, अरब सागर की रानी इसको कहते हैं, प्रवेश द्वार मानसून का प्रवेश द्वार है, दक्षिण पश्चिम मानसून और ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है वो मालाबार तट पर ही आता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो अब चर्चा करेंगे वो आपके बात करेंगे हम यहाँ पर पूर्वी तट के बारे में। किसके बारे में? पूर्वी तट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका पूर्वी तट, पूर्वी तट। अब पूर्वी तट में कौन कौन से आपके थे उनके बारे में देख लेते हैं कि सर पूर्वी तट के अंदर कौन कौन से इसके अंदर तट है, उनके बारे में अपन बात करें। पूर्वी तट में सबसे पहले हमने बात किया था कोरोमंडल तट के बारे में। कौन सा तट है बताओ? कोरोमंडल तट। तो आप बोलोगे सर इसमें कोरी वर्षा होगी क्या? बिल्कुल होगी भाई, कोरी वर्षा, लेकिन लौटते हुए मानसून की होगी। तो चलो भाई बात कर लेते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक तो क्या होगा, तो आपके सर एक तो लौटते हुए मानसून की, लौटते हुए मानसून की वर्षा कहां पर होती है? लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है वो होती है आपके कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक है ना, एक तो ये याद रखो कहां का तट है ये, तो आप बोले सर तमिलनाडु का, तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है ये? तमिलनाडु का तट है। ठीक है, एक तो ये याद रखो तमिलनाडु का तट कौन सा, आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोले सर ओके बिल्कुल ठीक है। इसी कोरोमंडल तट पर हम बात करें तो यहां पर मिलेगा तूतीकोरन बंदरगाह मिलेगा। कौन सा बंदरगाह मिलेगा? तो एक बंदरगाह का नाम है तूतीकोरन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह। ठीक है, और ये तूतीकोरन बंदरगाह के बारे में अपन देखें तो तूतीकोरन बंदरगाह जिसको मोती बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका की तरफ है ना। तो चलिए ओके, तो तूतीकोरन बंदरगाह के बारे में हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? मोती बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोती, अन्य नाम है ये आपका, इसका अन्य नाम है मोती बंदरगाह भी इसको कहते हैं। चलिए अगला अपन बात करें कोरोमंडल तट के बारे में। और क्या है कोरोमंडल, कहां से कहां तक है ये तो आप सबको याद भी है। इसी के अंदर हम बात करें तो और हम चर्चा कर लेते हैं। तो लौटते हुए मानसून का हो गया, तो सर लौटता हुआ कहां से लौटेगा ये? तो उत्तर पश्चिम से लौटेगा, उत्तर पूर्व से लौटेगा। किधर? उत्तर पूर्व से। ठीक है ना, तो उत्तर पूर्व से लौटता हुआ मानसून होता है कौन सा? उत्तर पूर्व से लौटता हुआ मानसून है, वो भी वर्षा सर्वाधिक होती है। कोरोमंडल में आपका बंदरगाह कौन सा है? तो आप सर तूतीकोरन, और एक बंदरगाह वो चेन्नई बंदरगाह है जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो ये आपका एक बंदरगाह का नाम है चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बताओ? चेन्नई बंदरगाह। और ये चेन्नई बंदरगाह कहां पर है? कोरोमंडल पर है। सर ये क्या विशेषता है? तो भाई प्राचीनतम है, प्राचीन तम बंदरगाह है। भाई याद रखना ही पड़ेंगे है ना, इतने यदि आप सोचे हो तो ये मैंने बहुत धीरे धीरे आराम से एक एक चीज याद करवाई है आपको। थोड़ा सा क्या है कि रिवीजन क्लास है तो रिवीजन टाइप में ही पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल के साथ में चर्चा कर रहे हैं तो, क्योंकि बातें मैं देखो पहले भी बता रहा हूँ, कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ में अपन को चर्चा करनी है, थोड़ा जल्दी करना है। जितना आपने एक साल में मेरे से पढ़ा है तो वो रिवाइज भी होना चाहिए, बार बार रिवाइज होएगा तभी आपको याद होएगा है ना। और पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हो तो अगली बार कभी पढ़ोगे मेरे से तो दोबारा आप पढ़ोगे तो इससे आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कम समय में आप इतना सारा मैटर ले रहे हो। अब ये मैं एक एक चीजें यहाँ पर लिखवाता तो आराम से लिखने में थोड़ा समय लगता, लेकिन आपको छोटे छोटे शब्दों के अंदर पूरा मैं बोल के बता दिया है ना। चलिए अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट पूर्वी घाट का है, वो आपका गोलकोंडा उत्तरी सरकार तट है। कौन सा तट है? अगला हम बात करें गोलकोंडा तट, गोलकोंडा। सर ये गोलकोंडा नाम तो कम आता है लेकिन ये पक्का पूछते हैं एग्जामिनर, उत्तरी सरकार। कौन सा सरकार? उत्तरी सरकार तट। अब भाई ये उत्तरी सरकार तट के बारे में आपसे जब भी पूछ लिया जाए तो बोल देना आंध्र प्रदेश का तट है। कहां का है ये? आंध्र प्रदेश का तट है। बताओ आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो आप सर उत्तरी सरकार है, आंध्र का तट है। यहां पर कोई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह मिलेगा। यहां पर कौन सा बंदरगाह मिलेगा बताओ? विशाखापट्टनम,
कौन सा पट्टनम? तो विशाखापट्टनम। कौन सी पहाड़ियां? ये आपके बंदरगाह है ना, ये बंदरगाह। अब सर एग्जामिनर यहां से केवल यही पूछेगा क्या विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? कि सर हमें तो सबको पता है कि आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। एग्जाम में ये नहीं पूछते, एग्जाम में ये पूछते हैं कि जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है इसके चारों ओर पहाड़ियां हैं, इसके चारों ओर नहीं, इसके तीन ओर पहाड़ियां हैं और यहां पर ये बंदरगाह है। अब आप बोलोगे सर यहां से यदि चक्रवात आया तो ये चक्रवात ऐसे साइड से निकल जाएगा, यानी इसके अंदर नहीं आएगा, यानी ये चक्रवातों से सुरक्षित है। किससे सुरक्षित है? तो आप बोलोगे सर चक्रवात से सुरक्षित कौन सा बंदरगाह है? चक्रवात से सुरक्षित कौन सा बंदरगाह है? तो आप बोलोगे सर ये बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। सर इन पहाड़ियों का कुछ नाम है क्या? बिल्कुल नाम है, डोल्फिन की पहाड़ियां। किस नाम से? डोल्फिन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डोल्फिन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इतना याद रखना पड़ेगा भाई आपको। ये गोलकोंडा का तट बताओ, गोलकोंडा उत्तरी सरकार तट है, वो याद हुआ या नहीं हुआ? बताइए जल्दी से एक बार, फटाफट रिवाइज जो आपका है। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे डिटेल के साथ में, पूरा आपको एक एक चीज है वो आपको पूरा रिवाइज मैंने करवा दिया। एक बार एक साथ में रिवाइज करवा दूंगा। गोलकोंडा कंप्लीट, तो अगला अपन चर्चा करते हैं गोलकोंडा के बाद में कौन था? तो आप सर गोलकोंडा के बाद में उत्तर उत्कल कलिंगा तट आएगा। कौन सा तट है? उत्कल कलिंगा तट। उत्कल कलिंग कहां पर है? तो आप सर कलिंग तो उड़ीसा में है और ये उत्कल कलिंग का तट है। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। उत्कल कलिंग के तट के बारे में जब भी पूछोगे तो आप बोलोगे सर एक तो ये उड़ीसा का तट है। कहाँ का तट है ये? तो उत्कल कलिंग का तट है वो उड़ीसा का तट है। कहाँ का तट है ये? उड़ीसा का तट है। इसी के बारे में और अपन बात करें तो आप बोलोगे सर पारदीप बंदरगाह यहाँ पर। कौन सा बंदरगाह है? पारद्वीप बंदरगाह है, पारद्वीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बताइए? तो आप बोलिए सर पारद्वीप बंदरगाह। उड़ीसा का तट, उत्कल कलिंग का उड़ीसा का तट है। पारदीप बंदरगाह है, कौन सा है? पारदीप बंदरगाह। और सर पारदीप बंदरगाह क्यों प्रसिद्ध है? तो आप बोलिए सर ये हम वो क्या करते हैं, लोहा बेचते हैं, जापान बेचते हैं। कहां पे बेचते हैं? लोहा बेचते हैं, जापान बेचते हैं। बस ये याद रख लेना भाई, लोहा निर्यात के लिए। किसके लिए? तो आप बोलिए सर लोहा निर्यात के लिए है और वो हम जापान बेचते हैं। कहां पर? जापान बेचते हैं। बस ये लोहा निर्यात के लिए प्रसिद्ध है पारदीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारदीप बंदरगाह। इसी उत्कल तट के पास में एक झील है, नाम है इसका चिल्का झील। कौन सी झील है बताओ? चिल्का झील कहां पर स्थित है? आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में कौन से तट पर है? तो उत्कल कलिंग के तट पर स्थित है। कौन से तट पर? उत्कल कलिंग का तट पर स्थित है। इतना याद हो जाएगा तो आप बोलोगे सर ठीक है। लास्ट आ जाओ भाई, बोंगा तट। कौन सा तट है? बोंगा तट। बोंगा तट भाई ये पूछेंगे है ना, पहले ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि बोंगा तट कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि ये मैंने मैप में बना के बता दिया कि ये आपको किसौन रेखा से लगा के हुगली नदी तक का वो जो तट है वो बोंगा तट के नाम से पहले इसीलिए मैप में बनाया है, तो उसमें भी वो याद रख लेना है ना, पक्का क्वेश्चन आता है यहाँ से। बोंगा तट के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो एक तो पश्चिमी आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहां पर? तो आप सर पश्चिमी बंगाल के अंदर है। सबसे पहले तो लिख लो भाई पश्चिम, पश्चिम बंगाल का तट। कहां का तट है ये? पश्चिम बंगाल का तट। बताओ क्या कहलाता है? बोंगा तट कहलाता है। यहां पर कौन सा बंदरगाह है? तो आप सर एक तो हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी है, ये आपके हुगली नदी आकर गिरती है, ठीक है। और हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? हल्दिया बंदरगाह। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, बोंगा तट पर कौन सा बंदरगाह है इसके बारे में हम बात करें तो हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह? ये हल्दिया बंदरगाह है, ठीक है ना। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जूट के लिए। जूट सर्वाधिक कहां पर होता है भारत के अंदर? तो आप सर जूट सर्वाधिक होता है वो आपके कलकत्ता के अंदर होता है, कोलकाता में होता है, और ये आपके हल्दिया बंदरगाह प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? हल्दिया बंदरगाह प्रसिद्ध है। याद रख लोगे तो बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। ये पूरे मैंने आपको पूरा का पूरा तटवर्ती जो मैदानी प्रदेश है ना ये कंप्लीट करवा दिया। कल अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में। किसके बारे में? द्वीप समूह और नदियां शुरू कर देंगे भाई कल आपके, ठीक है ना। द्वीप समूह, और द्वीप समूह में कुछ नहीं है। द्वीप समूह के अंदर एक तो पढ़ाऊंगा अंडमान निकोबार, और एक सबसे ज्यादा चर्चा में है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। और एक अपने भारत के इस तटों पर यहां पर कौन कौन से छोटे छोटे द्वीप है, एलियाबीट द्वीप, सेलसेट द्वीप, इनके बारे में छोटे छोटे द्वीप है ना, इन द्वीपों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये 3 द्वीप है, इन द्वीपों के बारे में कल चर्चा करेंगे। द्वीप समूह एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्या क्या पढ़ा आज आपने उसके बारे में। सबसे पहले हमने बात की पश्चिमी घाट के दर्रे, तो आप सर कुछ नहीं है, हमें याद करने ही नहीं है, ये आईबीपीएस की जगह टीबीपीएस बोलेंगे,
अपने आप पता चल जाएगा। टी में मतलब थालघाट, मुंबई को नासिक से, फिर बोरघाट को पुणे से, फिर कोचीन को कोयम्बटूर से, तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से, सेनकोटा दर्रा हो जाएगा। फिर ये आपने बोला कि सर पूर्वी घाट के बारे में बताया है कि पूर्वी घाट एक तो महानदी से नीलगिरी तक है, नदियां अपरदित है, कटाफटा है, डेल्टा बनाती है। जावेद स्राविरोई और आपके यहाँ पर जावेद की पंचमलाई की और आपके स्राविरोई की है जो तमिलनाडु के अंदर पहाड़ियां हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश कोंडाई कोंडा दिख जाए, आंध्र प्रदेश करेंगे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। जबकि पूर्वी घाट की वास्तव में सबसे ऊंची चोटी अरामाकोंडा है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है कि महेंद्रगिरी है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद में तेलंगाना में शेषाचलम चंदन होता है, गढ़ जात की पहाड़ियां उदयगिरी की, मल्लेगिरी की, और इसी मल्लेगिरी की पहाड़ी है वो महेंद्रगिरी हो जाएगी। फिर पर्वत पूछा, पर्वत कितनी है 8%, पहाड़ियां 18, पठार 28, मैदान 43। ओके, अगला हम बात करें तो ये आपके इस क्षेत्र में हमने देख ही लिया था। फिर तटवर्ती मैदान चौथा हमने बात किया। तटवर्ती मैदानों के अंदर देखा कि कौन कौन से राज्य आते हैं, कितने कितने राज्य आते हैं, इनके विस्तार के बारे में हमने चर्चा की। फिर देखा कि भाई पश्चिमी तट है तो आपके सर गुजरात से दमन तक का काठियावाड़, दमन से लगा के गोवा तक का कोंकण, गोवा से न्यू मंगलोर तक का कन्नड़, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक का मालाबार, कन्याकुमारी से पुलिगढ़ झील तक का कोरोमंडल, पुलिगढ़ से गोदावरी डेल्टा, गोलकोंडा, गोदावरी से सवर्ण रेखा, उत्कल तट, और सवर्ण रेखा से हुगली, ये हुगली नदी है वो आपका बोंगा तट हो जाएगा। फिर काठियावाड़ तट सर गुजरात का, बंदरगाह कांडला है, जवारिया बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह और फ्री ट्रेड जोन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हम बात करें कोंकण तट हो गया, ठीक है। और कोंकण तट में क्या बोलोगे सर, महाराष्ट्र गोवा का मुंबई तट है, ये व्यस्तम बंदरगाह है, भारत का प्रवेश है, इसमें शहर है वो आपके आपके शहर 7 टापुओं का शहर है, इसको कहते हैं। और मांडवी नदी, जुआरी नदी आती है वो आपके मार्मुगांव बंदरगाह पर आती है, गोवा के अंदर आती है, लोहा बंदरगाह है, ठीक है। आ जाइए अगला सर कन्नड़ तट, कन्नड़ कर्नाटक का तट है, न्यू मंगलोर बंदरगाह है, यहाँ पर कॉफी बंदरगाह इसको कहते हैं, ठीक है। शरावती नदी बहती है और जलप्रपात है वो जोग गरसोपा जलप्रपात हो जाएगा। आ जाइए मालाबार तट, तो अब सर एक तो ये क्याल झीलें कहलाती है, लेगुन झीलें यहाँ पर है, वो भी कौन सी है तो अब सर क्याल कहते हैं, लेगुन झीलें मिलेगी वेमनाड अस्तमुदी मालाबार तट पर। कहाँ का तट है, केरल का है। दक्षिण पश्चिम मानसून सर प्रवेश करता है यहाँ पर, ठीक है। और कोचीन बंदरगाह है यहाँ पर, कौन सा बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, अरब सागर की रानी कहते हैं इसको। कोरोमंडल तो अब सर कोरी वर्षा होगी जब लौटेगा मानसून, उत्तर पूर्व का मानसून, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जामिनर यहां से फंसाता आपको, उत्तर पूर्व का मानसून, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है। तूतीकोरन बंदरगाह है और तमिलनाडु का ये बंदरगाह है, मोती बंदरगाह इसको कहते हैं। चेन्नई बंदरगाह भी है एक, जिसको प्राचीनतम बंदरगाह ये है, ठीक है। आ जाओ भाई गोलकोंडा उत्तरी सरकार, तो ये आंध्र प्रदेश का है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है और ये डॉल्फिन की पहाड़ियों से और चक्रवात से सुरक्षित रहता है। इंपॉर्टेंट कर लेना, पक्का किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है ना। चिल्का झील तो ओडिशा के अंदर है, उत्कल कलिंगा तट है, उड़ीसा तट है आपका, पारदीप बंदरगाह और लोहा निर्यात जापान के लिए प्रसिद्ध है। आ जाओ भाई बोंगा तट पश्चिमी बंगाल के अंदर है, हल्दिया बंदरगाह जूट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि कल अपन बात करेंगे वो द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी, इससे ज्यादा तो स्पीड क्या ही रखूं बताओ भाई, अब है ना पूरा डिटेल के साथ में आपको एक एक चीज बता रहे हैं, तो ये मान के चलिए शानदार वाला आपके अच्छी रिविजन हो जाएगा। ये भी यदि आपको जितना याद है ना तो भी आप बल्ले बल्ले है, ऐसे मान के चलिए, है ना। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।